Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज की वीडियो का टॉपिक है How to select a survey topic. Survey topic ideas for FA BA Psychology students. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से रिसर्च टॉपिक या सर्वे टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा हम वीडियो के एंड पे कुछ टॉपिक आइडियाज़ डिस्कस करेंगे जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सर्वे के लिए और उसको मज़ीद मोल्ड भी कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आपके लिए रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है ड्यूरिंग योर डिग्री और बहुत से स्टूडेंट्स इसी चीज़ पे स्टक हो जाते हैं कि उनको एग्जैक्ट टॉपिक नहीं मिल रहा होता और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो किसी एक टॉपिक को लेके तो आ जाते हैं और इस पे काम भी करना शुरू कर देते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा जनरल होता है और एट द एंड सुपरवाइज़र उसको रिजेक्ट कर देता है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने रखना है जब भी हम रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका है, चूज अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। हर पर्सन इंडिविजुअली जो है अपने सर्टन इंटरेस्ट जो है वो रखता है, उसके इंटरेस्ट, उसकी लाइक्स, उसके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। एग्जैक्टली कोई आपको सजेस्ट करता है, आप अगर उस टॉपिक को चूज़ कर लेते हो उस पर आप ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं शो करोगे, आप उतनी ज़्यादा मोटिवेशन से काम नहीं करोगे, तो बेहतर ये होता है कि आप डिसाइड करो कि आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसमें आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि मुझे किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं किस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप रिसर्च ओवरऑल गूगल से हेल्प ले सकते हो, सर्च कर सकते हो, कोई भी आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें फर्दर रिसर्च करो कि मैं इस पे क्या काम कर सकता हूँ और किस तरह से मैं अपने एक टॉपिक की फॉर्म में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मोल्ड कर सकता हूँ। इस स्टेप पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ज़रूरी है, आपको सजेशंस लेना ज़रूरी है, अपने सुपरवाइज़र से इंस्ट्रक्शंस लेना ज़रूरी है और साथ साथ अपना एरिया जो है आपको डिफाइन करना ज़रूरी है। इस स्टेज के एंड पे आपके पास एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो आपका एरिया होता है आप वो फाइनलाइज कर देते हो। द नेक्स्ट स्टेज इज डू बैकग्राउंड स्टडी बिफोर चूजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। आप उस टॉपिक पे जो आपने चूज कर लिया है आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, इंटरनेट पे उसके बारे में रिसर्च करो, आर्टिकल्स रीड करो उसके बारे में कि प्रीवियस रिसर्चेस में क्या किस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया गया है और मैं किस तरह से अपने लिहाज से या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको मोल्ड कर सकता हूँ या फिर मैं इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी इंटरनेट पे। ओवरऑल आप डिफरेंट बुक्स को भी एज अ रेफरेंस यूटिलाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मटेरियल जो है इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। ओवरऑल इस प्रोसेस में जब आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो आपको आइडिया हो जाता है प्रीवियस रिसर्चेस का। प्रीवियस रिसर्चेस में जो भी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट मिलता है, जो भी आपको मटेरियल मिलता है लिटरेचर से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख रहे होते हो, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारा डाटा अपने टॉपिक के लिए रेलिवेंट मिल जाता है। एक टिप है लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए कि सबसे पहले आप टॉपिक को देखें, जो भी आर्टिकल्स आपको अवेलेबल मिलते हैं जर्नल्स में या आर्टिकल्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, आप उनको सबसे पहले टॉपिक देखें कि आपकी टॉपिक से रेलेवेंट है या नहीं है।
उसके साथ साथ आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लें कि ओवरऑल किस तरह का स्केल यूटिलाइज किया गया, किस तरह से इन्होंने डाटा फाइनलाइज किया, और क्या ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल में पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ क्या वो वाकई ही मेरे टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं है। तो वहाँ पे आपके लिए यही है कि आप समरी और रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो और इंट्रोडक्टरी पार्ट को रीड आउट कर लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो टॉपिक है उसके बारे में प्रीवियस रिसर्चर्स ने उसको किस तरह से डिफाइन किया है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और उस पर सारी की सारी रिसर्चेस किस तरह से हुई और कौन कौन से ईयर में हुई है। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। इसके अलावा फाइंड आउट द रिसर्च गैप। कुछ रिसर्चेज में रिसर्च गैप लिमिटेशंस में या एट द एंड ऑफ रिसर्च मेंशन होता है कि रिसर्च गैप क्या है, हमने इस टॉपिक पे इस तरह से स्टडी किया, सैंपल हमने ये लिया और उसका एज रेंज जो है वो ये था। तो आपको वहाँ से रिसर्च गैप भी मिल सकता है कि आप इस टॉपिक पे मज़ीद किस तरह से रिसर्च कर सकते हो बजाय उसको रेप्लिकेट करने के। एक तो ये कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में रहते हो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है कि आप कौन सा टॉपिक डिसाइड करते हो। सो ओवरऑल लोकेशन वाइज भी आपको आसानी हो जाती है, आप लिंक कर सकते हो एरिया से कि मैं ये टॉपिक इस पर्टिकुलर एरिया में कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा टॉपिक जो है वो यूनिक है और ये रिसर्च गैप को फिल कर रहा है। या फिर एक टॉपिक के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसको आप फर्दर थोड़ा बहुत मोल्ड करके अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेज इज बी स्पेसिफिक इन योर टॉपिक। बहुत से स्टूडेंट्स जो है ब्रॉडर टॉपिक के साथ आ जाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि वो टॉपिक को अच्छी तरह से कंक्लूड भी नहीं कर सक रहे होते, क्योंकि ब्रॉडर टॉपिक के अंदर क्योंकि इमेंस डाटा होंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, तो ओवरऑल उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। सो एट द एंड आप उसको प्रॉपर तरीके से कंक्लूड भी नहीं कर सकते होते। सो हमेशा हर टॉपिक को आपने नैरो डाउन करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करके ही आप उस पर अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हो, चाहे बेशक वो एक ही वेरिएबल क्यों ना हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक भी है तो आप उसका इफेक्ट जो है वो चेक कर सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफाई होना ज़रूरी होता है उस टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट आता है कि वो कहता है कि हमने मेंटल इलनेस पे काम करना है, और मेंटल इलनेस क्योंकि एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, सो आप उसको मज़ीद स्पेसिफाई करो, मज़ीद नैरो डाउन करो, ताकि आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट पे काम कर सको, इस टॉपिक पे काम कर सको। क्योंकि मेंटल इलनेस में हम देख सकते हैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने जी अफेक्ट देखना है मेंटल इलनेस का और फिर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई मेंटल इलनेस इज़ अ ब्रॉडर टर्म, हम उसको मज़ीद जो है वो डिसऑर्डर्स में लेके जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं यहाँ पे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के, वो कहता है कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे काम करना है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अब उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हम कहते हैं चलें ठीक है, आप बताएं आप किस पे काम करना चाहते हैं। वो ये कहता है कि मैंने देखना है कि एग्ज़ाम एंजाइटी क्या होती है। तो यहाँ पे हम उसको आइडिया दे रहे हैं कि आप किस तरह से मज़ीद एक टॉपिक को स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय क्वेश्चनिंग। तो एंजाइटी डिसऑर्डर से क्या हमने फाइंड आउट किया कि उसका इंटरेस्ट था एग्जाम एंजाइटी। अब एग्जाम एंजाइटी ओवरऑल असेस करती है कि क्या आप ड्यूरिंग एग्जाम्स कितनी एंजाइटी जो है वो फील करते हो, जिसको उर्दू में कहा जाता है इम्तिहानी तशवीश। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने इस टॉपिक को मेंटल इलनेस को मज़ीद नैरो डाउन कर दिया, और करते करते हम एग्जाम एंजाइटी पे आ गए और हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक भी बना लिया। चलें जी, एग्जाम एंजाइटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑन फीमेल स्टूडेंट्स, और मज़ीद स्पेसिफाई कर लिया हमने स्टूडेंट्स पे एक एरिया पे। और ओवरऑल जो है हमने स्टूडेंट्स के साथ साथ हम पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने अपने रिसर्च टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर लिया। सो स्पेसिफाई करने से क्या होता है, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। आपको पता होता है कि आपने जब एक क्वेश्चन एयर यूटिलाइज करना है या फिर आपने सर्वे में खुद से एक क्वेश्चन एयर जब बनाना है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ऐड होंगी और वो स्टेटमेंट्स आपके टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए। तो इस वजह से नैरो डाउन करने की वजह से आपको क्लियर हो जाता है कि आपने अपना क्वेश्चन एयर अगर खुद बनाना है तो किस तरह की स्टेटमेंट उसमें ऐड करनी है। तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाता है। सो अब मैं आपसे कुछ टॉपिक आइडियाज़ जो है वो डिस्कस करूँगी सर्वे या फिर रिसर्च के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो।
आप अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड भी कर सकते हो, आप मज़ीद रिसर्च कर सकते हो उस पर, इंटरनेट पे जो है आप मज़ीद उनसे रिलेटेड आर्टिकल सर्च करके अपना टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है कि करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। करंट इश्यूज़ जो हैं वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं एज अ टॉपिक, क्योंकि वो यूनिक होते हैं और उन पे क्योंकि न्यू चीज़ जो है और यूनिक चीज़ जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि उस पर लिटरेचर रिव्यू कितना ज़्यादा है, ओवरऑल उस पर लिटरेचर आपको कितना ज़्यादा मिलता है। आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू जिसका ज़्यादा होगा आप उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन भी कर सकोगे। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे है कोरोना वायरस एंड इट्स इफेक्ट ऑन इमोशनल वेलबींग। कोरोना वायरस के बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, तो उसके हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इमोशनल वेलबींग पे क्या इफेक्ट्स आए हैं। उर्दू में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोरोना वायरस और जज्बाती फलाह बहबूद, या फिर हम कह सकते हैं कोरोना वायरस के असरात और जज्बाती फलाह बहबूद। ठीक है, कि ओवरऑल इमोशनल वेलबींग पे क्या इफेक्ट आया है कोरोना वायरस का। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस को हम देख सकते हैं कि डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो कितने आए हैं यूथ में, जिसमें हम ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं या फिर मेल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस और ज़हनी दबाव के क्या अलामात जो हैं प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में, या फिर आपका पर्टिकुलर एरिया जो जहाँ पे आप जोग्राफिकल लोकेशन आपकी क्या है, आप उससे भी ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप स्कूल्स में कर रहे हो या कॉलेजेस में कर रहे हो तो आप उसको ज़्यादा स्पेसिफाई करके कॉलेज का कर सकते हो, या फिर फीमेल स्टूडेंट्स या मेल स्टूडेंट्स का भी कर सकते हो। नंबर 3 पे है कोरोना वायरस एंड ऑब्सेसिव सिम्टम्स अमंग यूथ, जिसमें यूथ में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आपने ही सैंपल के अकॉर्डिंगली कि आपने सैंपल क्या सिलेक्ट किया है, फीमेल या फिर मेल्स। अब यूथ जो है ब्रॉडर टर्म है, मैंने जनरली यहाँ पे इसको ऐड किया है, आपने इसको ज़्यादा स्पेसिफाई करना है लाजमी। फीमेल स्टूडेंट्स कर सकते हो, मेल स्टूडेंट्स कर सकते हो, या फिर ओवरऑल आप कोई भी ऑक्यूपेशनल एरिया भी ले सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हो तो आप उसको मेंशन एंड पे लाजमी करोगे। ऑब्सेसिव सिम्टम्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे सिम्टम्स जिसमें आपके माइंड में जो है वो बार बार कुछ थॉट्स जो हैं वो बार बार प्रिवेल कर रही होती हैं कि आपको ये काम जो है वो लाजमी करना चाहिए। कोरोना वायरस में क्योंकि हमने बहुत सारा क्लीनलीनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखा, तो उससे रिलेट करके बहुत से लोगों में ऑब्सेसिव सिम्टम्स भी प्रिवेल कर सकते हैं। तो हम इसको भी एज अ रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि क्या वाकई ही इसका असर हुआ कि लोगों के अंदर ऑब्सेसिव थॉट्स या ऑब्सेसिव सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हुई या नहीं। हम इसको जनरल डिसऑर्डर में कैटेगराइज नहीं कर सकते, हम एक ओवरऑल जो है वो असेस कर सकते हैं कि ऑब्सेसिव सिम्टम्स क्या लोगों के अंदर आना शुरू हुई थी या अभी भी मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है करंट इशू से, तो हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने ऑब्सेसिव सिम्टम्स को हम कह सकते हैं खब्त अलामात भी कह सकते हैं या वसवसी अलामात भी कह सकते हैं। नंबर 4 पे है कोरोना वायरस एंड इट्स इफेक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, और ये बहुत ऑब्वियस है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है थ्रू आउट द ईयर कोरोना वायरस की वजह से। तो हम इसके इफेक्ट्स देख सकते हैं, स्टूडेंट से जो है वो राय ले सकते हैं क्वेश्चन एयर के फॉर्म में, उनके ओपिनियन जान सकते हैं कि कितना हद तक वो एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी अफेक्ट हुई है थ्रू आउट दिस ईयर, और उनके पास से रिलेटेड हम बहुत से क्वेश्चन एयर्स स्टेटमेंट्स बना सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से टाइम स्पेंड किया और स्टडीज़ का क्या टाइम था। ओवरऑल इस पर भी बहुत अच्छा था, हम क्वेश्चन एयर बना के हम एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में और इसका लिंक जो है वो कोरोना वायरस से करके असेस कर सकते हैं। नंबर 5 पे है मिथ्स अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इट्स अफेक्ट ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे एरियाज़ में हम ओवरऑल पाकिस्तान को भी कंसिडर करें तो बहुत सारे मिथ्स बने होते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। बहुत से लोग जो है वो अभी भी मेंटल हेल्थ को उतना अच्छी तरह से रिकग्नाइज नहीं करते जितना कि करना चाहिए, जितना इंटरनेशनली जो है मेंटल हेल्थ या ओवरऑल साइकोलॉजी को जो है इम्पोर्टेंस दी गई है उतना अभी तक नहीं है इतनी ज़्यादा। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी बहुत सारे मिथ्स के साथ जो है एसोसिएट कर दिया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो जिन भूत का जो साया है, और बहुत सारी चीज़ें प्रिवेल कर रही होती हैं जिसमें
जब भी कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर आता है तो उसको जिन भूत के साथ या स्पिरिचुअल पावर्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। तो आप देखें कि आपके ओवरऑल जहाँ पे आप जिस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं, जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं, उसके लिहाज से क्या वाकई मिथ्स जो है प्रिवेल कर रही हैं, तो उनका इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स की या फिर फीमेल्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या है, क्या इफेक्ट है उनकी पर्सनालिटी पर, ये चीज़ भी आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में रह रहे हो, या आप असेस कर सकते हो उन लोगों को, या फिर ये भी असेस कर सकते हो कि क्या वो मिथ्स अब प्रिवेल करती भी हैं या नहीं, जो पहले बहुत ज़्यादा कॉमन थी। इसमें कॉन्टेक्स्ट को देखना ज़रूरी है, जोग्राफिकल एरिया को देखना भी ज़रूरी है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस टॉपिक को असेस कर सकते हो। नंबर 6 पे है सोशल एंजाइटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सोशल एंजाइटी का मतलब है समाजी तशवीश, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यानी कि शख्सियती नशोनुमा। सो आप इस टॉपिक को भी यूटिलाइज कर सकते हो कि देख सकते हो कि सोशल एंजाइटी की वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजिंग्स होती हैं, किस तरह से उसकी नशोनुमा होती है। और सोशल एंजाइटी का मतलब ये है कि आप सोशल गैदरिंग्स में, सोशल सेटअप्स में आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपको ये लगता होता है कि आपको लोग नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे और आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपके फ्लॉज जो हैं वो सबके सामने आ रहे होंगे। सो ओवरऑल बहुत से स्टूडेंट्स में ये चीज़ प्रिवेल करती है कि उनको फियर होता है रिजेक्शन का, उनको फियर होता है कि लोग उनको असेस करेंगे। तो ये चीज़ भी हम असेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स में, या ओवरऑल कोई भी सैंपल आप उठा सकते हैं और असेस कर सकते हैं कि सोशल एंजाइटी के क्या इफेक्ट्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी पे, किस तरह के वो एकेडमिकली किस तरह के होते हैं, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, खामोश तबीयत होते हैं या नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जब इस टॉपिक को मज़ीद सर्च करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इससे रिलेट करके स्टेटमेंट्स किस तरह की बनानी है अपने क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इस्टीम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। सेल्फ इस्टीम को हम खुद एतमादी भी कह सकते हैं, और एकेडमिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह रिलेट करता है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में। जितनी ज़्यादा हाई सेल्फ इस्टीम होगी उतना ज़्यादा ही आप एकेडमिकली अच्छे परफॉर्म करते हो या नहीं करते, ये आप अपने सर्वे के ज़रिए, अपने टॉपिक के ज़रिए असेस कर सकते हो स्टूडेंट्स में। 8 पे है स्लीपिंग पैटर्न एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब स्लीपिंग पैटर्न एक ओवरऑल जो 8 और स्लीप है वो जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, और जो कम टाइम दे रहे हैं और उनकी रूटीन जो है सोने की वो प्रॉपर नहीं है, तो वो क्या अफेक्ट कर रही है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को, किस तरह से अफेक्ट कर रही है, आपकी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से अफेक्ट होती है। ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है और आप इस पे अच्छी तरह से काम कर सकते हो मजीद इस पे सर्च करके। नंबर 9 पे है मोटिवेशन एज अ की रोल फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस। मोटिवेशन किस तरह से आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, आप इस टॉपिक के ज़रिए असेस कर सकते हो। जो टॉपिक्स आपके या जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो हैं आपके इंटरेस्ट वाले होते हैं, आप उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपकी मोटिवेशन अगर हाई है तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही हाई होगी। सो ओवरऑल हम असेस कर सकते हैं कि एकेडमिकली मोटिवेशन क्या रोल प्ले करती है, हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या हम उन्हीं में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं हाई मोटिवेशन की वजह से, और जहाँ लो मोटिवेशन होती है ओवरऑल हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो मोटिवेशन हाईली मोटिवेटेड होते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, या फिर वो कितने परसेंट मोटिवेटेड होते हैं लर्निंग के लिए। तो इस टॉपिक से हम मोटिवेशन को असेस कर सकते हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम सब अच्छे से जानते हैं कि एक पेरेंटिंग स्टाइल या पेरेंट्स का जो तरीका होता है बच्चों की नशोनुमा के लिए, वो इफेक्ट करता है उनकी पर्सनालिटी को। किस तरह से वो तरबियत करते हैं, किस तरह से वो रेयरिंग करते हैं, सख्ती करते हैं, नरमी करते हैं, बैलेंस रखते हैं, ओवरऑल उनकी देखभाल किस तरह से करते हैं, ये सब का सब ओवरऑल इफेक्ट करता है उनकी पर्सनालिटी को। सो हम पेरेंटिंग स्टाइल जो हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिसर्च में, और देख सकते हैं कि क्या पेरेंटिंग स्टाइल्स का इफेक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या नहीं। जिसमें सबसे पहले है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो उसको मुस्तनद
तरीका भी कहा जा सकता है, मस्तनद तरबियती तरीका भी कहा जा सकता है, जिसमें यूजुअली पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस तो रखते हैं लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी लीनियंसी भी शो करते हैं और उसके साथ साथ बच्चों की सोच को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे फैसले करते हैं, और जिसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो ओबीडियंट जो हैं बनते हैं और बहुत ज़्यादा वो रिबिलियस नहीं होते और बैलेंस में जो है वो चल रहे होते हैं, और उनकी देखभाल जो है वो अच्छी होती है क्योंकि सख्ती और प्यार जो है वो बराबर होता है इस स्टाइल में। नंबर 11 है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। इसको उर्दू में हाकमाना तरीका भी कहा जाता है, हाकमाना तरबियती तरीका, जिसमें ज़्यादा फोकस पेरेंट्स का होता है लॉज एंड ऑर्डर्स पे कि उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की हुई हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, और इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं कि क्या होता है बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर उनके अंदर पैदा हो जाता है, किस तरह की उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। जब आप इन सब टॉपिक्स को इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको एग्जैक्टली डेफिनेशंस आपको इनकी मिलेंगी, आपको डिटेल्स मिलेंगी, आपको आर्टिकल्स जब इनमें मिलेंगे तब आपको ज़्यादा ग्रिप होगी इन टॉपिक्स पे और आप इनको अच्छे से यूटिलाइज भी तब कर सकेंगे। सो ओवरऑल अथॉरिटेरियन में जो है वो हाकमाना तरीका इख्तियार किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से। नंबर 12 पे है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको हम कह सकते हैं गैर मज़ाहिम तरीका या फिर आज़ाद तरीका भी कह सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही फ्रीडम दे देते हैं बच्चों को कि आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं अपने ओन पे लें, जो करना है आपने अपने ओन पे करना है, और ओवरऑल जो है वो फ्रीडम जो है वो ज़्यादा होता है पेरेंट्स की तरफ से, उनको हर चीज़ पे रोक टोक जो है वो नहीं सुननी पड़ती बच्चों को। सो इस स्टाइल का क्या इफेक्ट होता है, क्या बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं या फिर पेरेंट्स पे ज़्यादा ही ओवरऑल पेरेंट्स पे ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं अपनी हुक्मरानी जमाना शुरू कर देते हैं। सो ओवरऑल हर स्टाइल का जो है इफेक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। नंबर 13 पे है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि जो पेरेंट्स बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते अपने बच्चों का और हद से ज़्यादा ही उनको छूट दे रखी होती है, या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी रेयरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते और उनको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, या फिर वो गैर मुलविस जिसे हम कह सकते हैं, गैर मुलविस तरीका भी इसको हम कह सकते हैं उर्दू में। सो इन सारे पेरेंटिंग स्टाइल्स की वजह से पर्सनालिटीज़ कौन सी फॉर्म हो रही हैं हम अपने सर्वे से इस चीज़ को अच्छे तरह से असेस कर सकते हैं, और लिटरेचर इस पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। आप इंटरनेट पे सर्च करें आपको बहुत सारी इससे रेलिवेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो और प्रॉपर अपने एज अ रिसर्च जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है फोबियाज। अब फोबियाज भी बहुत प्रिवेल कर रहे होते हैं बहुत से लोगों में। हम एक पर्टिकुलर फोबिया अगर हम लेते हैं कि हमने चेक करना है कि हाइड्रोफोबिया क्या आजकल लोगों में पाया जाता है या नहीं, ठीक है। और इसमें देख फोबियाज बेसिकली क्या होता है, फियर होता है जो कि इरेशनल होता है। असल में वो चीज़ इतनी ज़्यादा नुकसानदेह या ख़तरनाक नहीं होती जितना इंसान उसको सोचने लग जाता है, और जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी फिजियोलॉजिकल या जुयाती सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो ओवरऑल हार्ट बीट तेज़ हो जाना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फेस कर सकते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं समटाइम्स, कुछ इस तरह की सिचुएशन जब उनके सामने आती हैं। सो हाइड्रोफोबिया हम यूज़ कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि क्या हाइड्रोफोबिया का इफेक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या नहीं, या ये भी चेक कर सकते हैं कि जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया है क्या उसमें कितने परसेंट लोग हाइड्रोफोबिक हैं या वो पानी से डरते हैं। सो ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 15 पे है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। बहुत सी बंद जगह होती हैं, जैसे बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत से ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमें क्लोज रूम से भी डर लग रहा होता है। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि क्या लोगों में क्लस्ट्रोफोबिया कितने परसेंट पाया जाता है, उसके अलावा उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और क्या क्या सिचुएशंस है जिनके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा डर जाते हैं, और सवेरिटी को भी देख सकते हैं हम कि क्लस्ट्रोफोबिया की वजह से क्या क्या उनके अंदर अलामात आ सकती हैं, सिम्टम्स उनके किस तरह के होते हैं, और उनका बिहेवियर कैसा होता है। सो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी असेस किया जा सकता है क्लस्ट्रोफोबिया के इफेक्ट्स की वजह से। नंबर 16 पे है अगोराफोबिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप्स। अगोराफोबिया इज़ द फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, जिसमें जो लोग हैं वो प्राइवेटली
ट्रैवल नहीं कर सकते, लोकल ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, और ओपन स्पेसेस में या क्राउडी स्पेसेस में भी उनको डर लग रहा होता है। तो क्या इसका अफेक्ट है सोशल रिलेशनशिप्स पे, कि वो सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे फॉर्म करते हैं या नहीं करते? सो परसेंटेज भी हम ये कर सकते हैं कि कितने परसेंट आप इस पर्टिकुलर सैंपल में हमने देखा कि लोगों को अगोराफोबिया है या फियर ऑफ ओपन स्पेसेस है या नहीं है, और उसका सोशल रिलेशनशिप पे क्या क्या इफेक्ट है। नंबर 17 पे है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। कितनी ज़्यादा आपकी مثبت सोच है और आपकी ओवरऑल ज़िंदगी में कितना सुकून और इत्मीनान है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से असेस कर सकते हैं कि लाइफ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर कितनी मौजूद है। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग को हम एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि क्या مثبت सोच की वजह से आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन हाई होती है या नहीं होती है, क्या क्या مثبت सोच लाइफ सेटिस्फेक्शन या ज़िंदगी की सुकून की तरफ लेके जाती है या नहीं। सो ओवरऑल ये टॉपिक भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 18 पे है एग्जाम एंजाइटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। हम ये एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जाम एंजाइटी जो है वो इम्तिहानी तशवीश कितना ज़्यादा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर तालीमी कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है, ये टॉपिक भी यूटिलाइज हो सकता है। नंबर 19 पे है जी इफेक्ट्स ऑफ ब्यूटी एडवर्टीजमेंट ऑन फीमेल स्टूडेंट्स। अब हमने स्टार्ट में ही करंट ट्रेंड्स की बात की थी। आजकल या नॉर्मली जो है वो ब्यूटी एडवर्टीजमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, देखी जाती हैं एडवर्टीजमेंट्स। सो इन एडवर्टीजमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है फीमेल्स पर, और वो क्या क्या स्ट्रेटजीज यूटिलाइज करती हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। इस टॉपिक को आप मज़ीद किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी आप पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को भी उठा सकते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट की वजह से लोग अफेक्ट हुए, फीमेल्स अफेक्ट हुई या नहीं, उन्होंने क्या तरीका अपना इख्तियार किया, अपनी बॉडी अपनी ओवरऑल कम्प्लेक्शन के बारे में लोग कितना कंसर्न हो जाते हैं या नहीं। सो ये एडवर्टीजमेंट्स को आप यूटिलाइज करके असेस कर सकते हैं कि फीमेल साइकी पे क्या असरअंदाज होती हैं ब्यूटी एडवर्टीजमेंट्स। नंबर 20 पे है मैस मीडिया एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन एकेडमिक्स एंड पर्सनालिटी। अब मैस मीडिया तो बहुत कॉमन टॉपिक है और टाइम टू टाइम बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है, बहुत सारे मज़ीद जो हैं वो ऐप्स वगैरह इन्वेंट होती जा रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा ये वास्ट टॉपिक होता जा रहा है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर हम एप्लीकेशन का नाम भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं लोग उनका क्या इफेक्ट हो रहा है उनकी एकेडमिक्स में, उनकी पर्सनालिटी पे, जिसमें हम व्हाट्सएप ले सकते हैं, फेसबुक ले सकते हैं, इंस्टाग्राम ले सकते हैं। तो एक टॉपिक को हमने मज़ीद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनकी एकेडमिक्स पे क्या असरअंदाज हो रही है, या फिर उनकी शख्सियती नशोनुमा किस तरफ जा रही है, या पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिवली उसके असर ज़्यादा हैं या पॉजिटिव उसके इम्पैक्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो आप इस टॉपिक को मज़ीद नैरो डाउन कर सकती हैं, क्योंकि मैस मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। आप एक पर्टिकुलर ऐप को यूटिलाइज करके ऐड करके आप उसको टॉपिक बना सकते हो और उस पर अपना सर्वे कंटिन्यू कर सकते हो। नंबर 21 है फॉरगिवनेस एंड रिलीजियोसिटी। फॉरगिवनेस होता है माफ़ कर देना, दरगुजर करना, एंड रिलीजियोसिटी होता है मजहबियत। तो हम देख सकते हैं कि क्या लोग जितने मजहबी होते हैं क्या उतने ज़्यादा ही दरगुजर करने वाले होते हैं या नहीं। तो इस पर हम मज़ीद स्टेटमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। लिटरेचर इसमें बहुत अच्छा पढ़ा है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 22 पे है होपफुलनेस एंड रिलीजियोसिटी। अब हम इन दोनों को भी आपस में इनके माबैन ताल्लुक़ को भी देख सकते हैं कि क्या मजहबियत जिसके अंदर ज़्यादा होती है क्या वो उतने ज़्यादा ही पुरुमीद होते हैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए या नहीं। तो ओवरऑल हम इसको भी असेस कर सकते हैं इस टॉपिक से। नंबर 24 पे है इफेक्ट्स ऑफ टीचर्स मोटिवेशन ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब टीचर जो है वो ड्यूरिंग क्लास आपको कितना ज़्यादा मोटिवेट करती है, वो खुद कितना मोटिवेटेड है, और वो किस तरह से उसकी मोटिवेशन स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती है। एक टीचर जो है वो हाईली मोटिवेट करता है आपको ड्यूरिंग क्लास, तो आप देख सकते हो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह से आपकी पॉजिटिवली अफेक्ट होती है। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं इस टॉपिक के ज़रिए कि टीचर्स की मोटिवेशन कितने परसेंट जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस
अफेक्ट कर रही है, या लोगों की क्या राय है, या फिर सैम्पल की क्या राय है कि टीचर्स मोटिवेशन कितना ज़्यादा एकेडमिकली आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रही है। लास्ट पे है जी नंबर 25 पे, अफेक्ट ऑफ फैसिलिटेटिव टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। एक टीचर जो है वो फैसिलिटेटिव है, वो ड्यूरिंग द क्लास आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू गाइड कर रहा है, आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग क्लास किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आ रही हैं तो वो टीचर आपको गाइड करता जाता है और क्लियर करता है आपके कॉन्सेप्ट्स। तो ओवरऑल ये टीचिंग स्टाइल एक स्टूडेंट की लर्निंग पे कितना इम्पैक्ट छोड़ता है, या कितना असरअंदाज होता है पॉजिटिवली, सो हम इसको भी अच्छे से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इंटरनेट पे सर्च करें टीचिंग स्टाइल्स को, उसमें बहुत सारे टीचिंग स्टाइल्स आते हैं। आप कोई भी एक टीचिंग स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना एक टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस स्टाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसको असेस करना चाहते हैं अपने टॉपिक के ज़रिए, और उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग पे किस तरह हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन एयर बना के सैम्पलिंग के ज़रिए आप सैम्पल के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लोगों की ज़्यादा राय क्या है और कौन सा ज़्यादा टीचिंग स्टाइल ज़्यादा इफेक्टिव है। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होगी कि आपका इंटरेस्ट उसमें कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, आप उतना ज़्यादा अच्छे से ही उस पर ग्रिप रख सकोगे, मज़ीद आप उस पर सर्च कर सकोगे और आप उसको डिफेंड भी कर सकोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो सर्वे फॉर्मेटिंग एंड लेआउट है। तो सर्वे फॉर्मेटिंग एंड लेआउट वाली वीडियो में हम ओवरऑल देखेंगे कि जो डाटा हमारे पास आ चुका है हमने उसको प्रॉपर तरीके से कंपाइल कैसे करना है, क्या क्या हमने चैप्टर्स जो हैं उसमें ऐड करने हैं, किस तरह से हाइपोथेसिस को किस जगह पे मेंशन करना है, रिजल्ट्स किस तरह से फाइनलाइज करने हैं, लेआउट क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये वीडियो ना मिस कर सकें। थैंक यू।